दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक नया सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं। हम क्लास 12 का आज जो है लेसन 1 शीत युद्ध का दौर पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 का वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं और इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन को बनाने में और एग्ज़ाम में भी। पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और फिर अपने क्वेश्चन को ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलती है। यानी अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 1 सितंबर 1939 को ये द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और 2 सितंबर 1945 को जाके समाप्त होता है। इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पहले विश्व युद्ध के साथ ही बनने लगी थी। जो पहला जो विश्व युद्ध होता है, तो पहला विश्व युद्ध होता है 28 जुलाई 1914 को और समाप्त होता है यह युद्ध जो समाप्त होती है वह बहुत 1918 में जाकर ये युद्ध जो है समाप्त होती है, जैसा कि आप लोग सबको पता है। और इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। तो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को हारने के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ा। इसे एक बड़े भूभाग को खोना भी पड़ा था और सेना को सीमित भी कर दिया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से 1945 से लड़ा गया। 6 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ और करोड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध था, जैसे इसमें 61 देशों कंट्री ने भाग लिया था, तो बहुत हानि हुई थी इसमें। इस युद्ध में करीब 70 देशों ने नहीं 61 देशों ने भाग लिया था। कहीं के 70 भी लिखा हुआ था, लेकिन 61 याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया, यानी 2 भागों में बट के युद्ध को लड़ा गया, जिसमें से एक भाग था यानी एक गुट था मित्र राष्ट्र और एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में देखिए 4 देश शामिल है, धुरी राष्ट्र में 3 देश शामिल है। वो 4 देश कौन कौन सा है देख लीजिए। अमेरिका यानी यूएसए, सोवियत संघ, यूएसएसआर, ब्रिटेन यानी यूके और फ्रांस। ये 4 देश मित्र राष्ट्र में है और धुरी में है जर्मनी, जापान और इटली। इसमें कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किस प्रकार हुई थी। अमेरिका ने धोखे से जापान के 2 शहरों पर यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम का परमाणु बम गिरा दिया था, जिस कारण से जापान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध को जीत लिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या क्या था? जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार, तानाशाही शक्ति का जन्म और विश्व मंदी का असर। देखिए जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार कैसे हुआ। मित्र राष्ट्रों ने यानी यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस ने पहले विश्व युद्ध में पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार किया, जिस वजह से जर्मनी बदला लेने के लिए बहुत परेशान था। उसी समय जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी ने सत्ता पर आकर दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए। उसके बाद दूसरा में है तानाशाही शक्ति का जन्म। उस समय सभी देश अपने अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे थे। जितने भी देश थे सबको अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया था। तभी हिटलर व मुसोलिनी यानी हिटलर जर्मनी का, मुसोलिनी इटली का, दोनों कट्टर तानाशाह बनकर उभरे। दोनों ने ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया और राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस के सदस्य बनने से इनकार कर दिया। और तीसरा था विश्व मंदी का असर। 1930 के आसपास वैश्विक आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ कैसे होती है। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। किसने? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। इसके 2 दिन बाद इसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। यह 6 वर्ष तक लड़ा गया था युद्ध। इसका अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 को और इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ था? जर्मनी इंग्लैंड को हराने में नाकाम रहा, नहीं हरा पाया, तथा 1944 में इटली ने अपनी हार मान ली।
अमेरिका ने 1945 में जापान को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिससे लाखों लोग मारे गए। फिर हिटलर ने, यानी जर्मनी के हिटलर ने भी घुटने टेक दिए, जिसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। ये इसका अंत था। तो परमाणु बम और अमेरिका का क्या था बात, तो देखिए कि अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी, आप जानते हैं पहले से ही, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। तो कहा जाता है कि परमाणु बम जो गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यानी यूरेनियम 235, जबकि 9 अगस्त यानी 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नाम का प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। तो अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने के कुछ विद्वानों द्वारा समर्थन किया गया तथा कुछ विद्वानों ने इनका विरोध भी किया था। किसी ने कहा कि सही है, किसी ने कहा कि गलत है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया। उसका आंसर आगे हम देंगे, पहले इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग। आलोचक क्या कह रहे हैं। आलोचकों ने कहा कि बम गिराना जरूरी नहीं था, क्योंकि जापान हार मानने वाले में से नहीं था। बम गिराने से केवल विनाश हुआ। इस हमले का उद्देश्य अमेरिकी द्वारा शक्ति प्रदर्शन था, यानी अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था। और इसी वर्चस्व पर आधारित एक आपका लेसन भी है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, लेसन 3 या 4 में होगा। तो उसमें बताएंगे कि किस तरह क्या बोलते हैं, अमेरिका ने यानी यूएसए ने हर जगह अपना शक्ति का वर्चस्व, शक्ति को प्रदर्शन किया था। और आलोचक तो ये कहा, समर्थक क्या बोल रहे थे कि समर्थकों ने कहा कि आगे होने वाली हानि को रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था। जो अमेरिका को मानते थे, जो उनसे डरते थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक किया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कुछ और ख़राब हो जाता। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या निकले। इसमें जन व धन की अत्यधिक हानि हुई, जैसा पहला विश्व युद्ध में भी हुआ था। अमेरिका एवं सोवियत संघ के शक्ति के रूप में उदय हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945। साम्यवाद प्रवृत्ति में वृद्धि, मतलब यूएसएसआर साम्यवाद वाला। शीत युद्ध का आरंभ मीन्स 1945 टू 1991। उपनिवेशवाद का पतन और यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन, ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। निष्कर्ष क्या निकला इसका, कंक्लूजन क्या निकले कि द्वितीय विश्व युद्ध ने भयंकर तबाही मचाई, जिसे आज भी जापान में देखा जा सकता है। जापान में गिरे परमाणु बम के निशान मिटे नहीं। इस युद्ध ने यह तो तय कर दिया कि देशों के बीच समय समय पर बातचीत होनी जरूरी है। इस युद्ध में सारे नए आविष्कार भी हुए, जैसे जेट इंजन, रडार, सब का आविष्कार जो है इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो आज भी कार्य कर रही हैं। तो सबसे बड़ा अगर उपलब्धि माना जाए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है, यानी किसका जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आएगा यूएनओ का। यूएनओ का क्वेश्चन आपका बराबर बनता है। इसका डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। आगे देखिए शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के जैसे ही अंत हुआ, द्वितीय विश्व जैसे ही समाप्त हुई, तो द्वितीय विश्व का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। और इसी के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद 2 महाशक्तियाँ यानी अमेरिका, यूएसए, सोवियत संघ, यूएसएसआर का उदय हुआ। और यहीं से शुरुआत हुई शीत युद्ध की सारी कहानी, सारा बात। शीत युद्ध क्या है, क्वेश्चन ये है। तो शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें 2 देशों के बीच रक्त रंजित आमने सामने की लड़ाई, रक्त रंजित युद्ध न होकर केवल विचारों से विचारात्मक लड़ाई होती है। इसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता, इसमें खून खराबा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही लड़ाई होती है। लगता है कि अब तब हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है लड़ाई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दोनों महाशक्तियाँ मतलब यूएसए और यूएसएसआर, तो दोनों महाशक्तियाँ युद्ध के अलावा अलग अलग तरीकों, जैसे गठबंधन बनाकर हथियारों के निर्माण द्वारा से खुद तो एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती हैं और अवरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल लेती है। तो ये शीत युद्ध था। शीत युद्ध शुरुआत का मुख्य कारण क्या था, तो मैंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी दोनों ही महाशक्तियाँ
यूएसए और यूएसएसआर की विचारधारा पूरी तरह से अलग थी। अमेरिका जो कि उदारवादी और लोकतंत्र था, उसी प्रकार दूसरी ओर सोवियत संघ जो साम्यवाद पर विचारधारा पर चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। तो इसकी विचारधारा अलग होने के वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। विचारधारा अमेरिका क्या क्या देखिए लिखा जो मैंने बताया, पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र। देखिए पूंजीवाद के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथ में होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देश में निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, ये पूंजीवाद है। अमेरिका पूंजीवाद को मानता था, यानी यहाँ पर जितने भी फैसले होते थे उत्पादन संबंधी, ये सारा फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथ में होता था, यानी यहाँ का निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र था। वहीं उदारवाद की बात करें तो उदारवाद इस विचारधारा के अंतर्गत देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य जनता द्वारा अपने शासकों का चुनाव स्वयं किया जाता था। ये अमेरिका का विचारधारा थी। जबकि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर समाजवाद मानता था, मतलब इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथ में होता था। साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित होती थी, जहां सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए जाते थे। ये था साम्यवाद। तो शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदला? अवरोध का तर्क वह स्थिति है जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते, क्योंकि दोनों देश बहुत शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते। इसीलिए शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में नहीं बदला। और बदलता भी कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही यूएनओ का गठन हो गया था, और यूएनओ का गठन इसलिए किया गया था ताकि भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई युद्ध और ना हो। इसलिए शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में नहीं बदला था। दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, वह स्थिति जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हो तो उसे कहते हैं दो ध्रुवता कहलाती है, उसे दो ध्रुवीय कहते हैं। तो अभी तो विश्व में दो ही शक्ति हैं, अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो इसी को दो ध्रुवता कहते हैं, यानी दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। तो शीत युद्ध का दौर एक ऐसा ही समय था जहां विश्व में केवल दो ही महाशक्तियां थी, पहली थी सोवियत संघ और दूसरी थी अमेरिका। इस समय को ही दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता था। इसके जस्ट बाद एक लेसन भी है, शायद दो ध्रुवता की, और या फिर कुछ ऐसे ही लेसन आप लोग का है लेसन 2 में, जिसमें पढ़िएगा। इसमें केवल शीत युद्ध और आगे भी है बहुत सारा कुछ बातें इसमें, दो ध्रुवता का अंत भी पढ़िएगा। उसका देखिए आता है कि महाशक्ति को और छोटे देश क्या थे। सैन्य संधि संगठन, शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों ने, बराबर याद रखिएगा, महाशक्ति मीन्स सोवियत संघ और अमेरिका, तो दोनों महाशक्तियों ने अपने साथ साथ अन्य देशों को शामिल करना शुरू किया और दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य संधि संगठन भी बनाए। अमेरिका की अगर बात करें तो इसने नाटो बनाया। नाटो का पूरा डिटेल्स आपको मेरा ही वीडियो में, मेरा ही चैनल पर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप नाटो के बारे में और अधिक जानकारी देख सकते हैं। कि नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949 को। उद्देश्य बहुत ज़रूरी है, उद्देश्य देख लीजिए, एग्जाम में उद्देश्य लिखने के लिए आता है। उद्देश्य क्या है कि एक दूसरे की मदद करेंगे, सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, अगर एक पर हमला होगा तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। ये उनका मोटो था, उनका उद्देश्य था, ये नाटो। उसके बाद आता है सीटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, कि साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का रक्षा करना ही सीटो था, मीन्स साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो था, यानी सोवियत संघ से इसका रक्षा करना। और एक आता है एक सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1955 को होती है, केंद्रीय संधि संगठन का हिंदी नाम है। इनका भी उद्देश्य देखिए क्या लिखा है कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, मध्य पूर्व मतलब मध्य पूर्व के देशों से, और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, मतलब वहाँ सोवियत संघ अपना वर्चस्व स्थापित ना कर पाएँ, अपने आदत को वहाँ ना सिखाएं। ये सीटो बनाने का भी यही मकसद था। अमेरिका का 3 चीज़ बता दिया मैंने, क्या क्या बताया, एक नाटो बताया, एक सीटो बताया, एक सेंटो बताया। अब देखिए सोवियत संघ वारसा संधि किए थे 1955 को। इसका उद्देश्य था
कि नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना, सिर्फ यही उद्देश्य था इनका कि नाटो में जो भी देश शामिल थे मुकाबला करना था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाटो का स्थापना जब हुई थी तो उसमें 12 कंट्रियाँ थी, 12, और अभी उसमें वर्तमान में 30 कंट्रियाँ हैं उसमें शामिल। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी? महाशक्ति फिर से बताते हैं, महाशक्ति मतलब वही यूएसए और सोवियत संघ, ये छोटे देशों के साथ संगठन यानी गठबंधन क्यों बनाती थी? पहला है महत्वपूर्ण संसाधन, सैनिक ठिकाना, भू क्षेत्र और आर्थिक मदद। हो सके कि जो महाशक्ति के पास जो संसाधन ना हो वो छोटे देशों के पास संसाधन हो मिल जाए, इसी के उद्देश्य से उनको अपना संगठन बनाते थे, गठबंधन। सैनिक ठिकाना यानी इनके पास सैनिक ठिकाने ना हो तो उनके पास हो सकता है, इसलिए उसको बनाते थे। और भू क्षेत्र के लिए भी और आर्थिक मदद के लिए भी इनको क्या बनाते थे? गठबंधन बनाते थे छोटे देशों के साथ में महाशक्तियाँ। तो छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होते थे? तो क्वेश्चन उल्टा फिर आता है कि छोटे देश को अगर महाशक्ति अपने गठबंधन में शामिल करते थे तो छोटे देश क्यों होते थे उनके शक्तियों में गठबंधन में शामिल? तो इसका आंसर ये आएगा कि महाशक्ति यानी यूएसए और यूएसएसआर ने गठबंधन तो बनाया था, लेकिन उसमें उनको वादे किए थे छोटे देशों को कि आपको हम सुरक्षा देंगे यानी सुरक्षा का वादा, आपको सैन्य सहायता देंगे यानी सैन्य सहायता, हथियार भी प्रोवाइड करवाएंगे और आर्थिक मदद भी देंगे, आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। ये दोनों का कहना था एक एक दूसरे छोटे छोटे देशों को। तो इस उद्देश्य और इस लाभ से जो है ना उनके ग्रुप में शामिल होते थे, या तो नाटो में, सीटो में या सेंटो में, या फिर आपका वर्षा में यानी सोवियत संघ में। शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के दायरों से हमारा अभिप्राय उन स्थितियों से है जिनमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों में बीच में युद्ध हो जाएगा पर युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद आता है क्यूबा मिसाइल संकट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्यूबा मिसाइल संकट 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश का राष्ट्रपति यानी क्यूबा का उस समय राष्ट्रपति था फिदेल कास्त्रो, तो फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। चूँकि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश, एक आइलैंड है, और क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता भी देता था। तो सोवियत संघ के उस समय नेता हुआ करता था निकिता क्रुश्चेव। उसने क्यूबा को रूस के सैन्य अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया कि हम क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाएंगे। तो 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीक निशाने की सीमा में आ गया और हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। तो क्यूबा अमेरिका किनारे पर एक समाजवादी देश था, यानी छोटा सा एक कंट्री था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ पर समाजवादी सरकार थी पर यह अमेरिका के किनारे पर बसा हुआ था। इसी वजह से सोवियत संघ को यह डर सताने लगा था कि कहीं अमेरिका क्यूबा के समाजवादी सरकार को गिराकर वहाँ अपनी मनपसंद सरकार ना स्थापित कर दे। तो इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइल तैनात करने का फैसला लिया। क्यूबा पर मिसाइल तैनात किए जाने से अब अमेरिका सोवियत संघ के करीबी निशाने में आ गया। अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते के बाद पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर रहा है। यह देखते हुए अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाए और पहली बार दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आ गई। ऐसा लगा कि इस बार युद्ध हो ही जाएगा और शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, यानी शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा का मिसाइल संकट ही था जो 1962 में होता है, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आई। ऐसा लगे दोनों युद्ध हो ही जाएगा। तो याद रखिएगा क्यूबा का जो राष्ट्रपति था उस समय फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ का नेता था निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी यूएसए का यानी अमेरिका का एक प्रमुख नेता था, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति था। तो इसे बोलते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। तो आगे देखिए एक बात हो रहा था कि बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन नहीं जर्मनी की राजधानी बर्लिन, 1948 की बात है। लेकिन 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू की ताकि बर्लिन पर पूरा नियंत्रण कर सके सोवियत संघ ने और अन्य देशों के प्रवासों से बचा सके। इसे ही बर्लिन की घेराबंदी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद था कोरिया संकट। कोरिया संकट 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया 1950 में, और एक तरफ जहां उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का समर्थन आज भी अमेरिका द्वारा ही किया जा रहा है।
इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली दोनों महाशक्तियाँ युद्ध कर रही थी, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को बीच में रखकर। तो उसके बाद वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 1954 से 1975। वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है, 1954 के दशक मतलब होता है 10, यानी 1954 के दशक की बात हुई तो 1954 में 10 और जोड़ दीजिए तो 1964 हो जाएगी। तो वहीं 1954 के दशक के आसपास उत्तरी वियतनाम जिसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था और दक्षिणी वियतनाम जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसे ही वियतनाम संकट कहा जाता है, यानी शुरू से ही उत्तर वाला जो भाग है उस पर सोवियत संघ का और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। उसके बाद आता है एक और हंगरी में, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है हंगरी, वहाँ पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप करने की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में और खराबी आ गई। और इस प्रकार देखिए आगे लिखा है शीत युद्ध और शांति। तो शीत युद्ध और शांति एक ही तरीके से हो सकता है जब हम परमाणु संधियाँ कर लें और परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं कर लें, तभी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में से, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF की ज़रूरत हो या इसका क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए PDF रूप में, तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।